मैं आज अपना जिस्म बेचने जा रही थी। मेरी उम्र 16 साल थी मगर मेरा हरा-भरा जिस्म था। ऐसा लगता था कि 25 साल की हूँ। मेरी पहली रात की कीमत 10 लाख रुपए लगी थी। जिस आदमी ने मुझे खरीदा था वो कमरे में आ चुका था। मैं उसके सामने रोने लगी कि मुझ पर रहम करो, मैं मासूम हूँ, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मगर वो इंसान नहीं हैवान था। कहने लगा, पहले पहले दर्द होगा फिर तुम्हें मजा आएगा। इस तरह मुझे बेड पर। मेरा नाम सोनिया है। मैं एक गाँव में रहने वाली लड़की थी। मेरे घर में अम्मा बाबा और हम बहन भाई थे। मेरा भाई 20 साल का था और मैं 16 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल दूध की तरह चिट्टी सफेद थी। अम्मा बाबा हम दोनों बहन भाइयों से बहुत प्यार किया करते थे। मेरे बाबा मजदूरी करते थे। मेरे बाबा जो भी कमाते उनसे हमारा घर अच्छे से चल जाता था, हमारा गुजारा हो जाता था। मेरे बाबा कहते थे, सोनिया तुम इतनी खुश मिजाज हो कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई है। हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन बाबा जान का एक्सीडेंट हो गया और बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। किसी तरह से माँ ने हम दोनों बहन भाइयों को संभाला, लेकिन पापा जान के जाने के बाद माँ भी बीमार रहने लग गई थी। मेरा भाई वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो फिर भी घर से काम के लिए निकल गया। छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे लाता था। इससे हमारा घर का खर्चा चलता था। हम उन्हीं पैसों से गुजारा कर लेते थे। बाबा जान के जाने के बाद माँ जी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद माँ जी भी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों बहन भाई यतीम हो गए। मेरी एक फूफी थी जो बेवा थी। उसका कोई बच्चा नहीं था। वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरा भाई अली, उसने मुझे समझाया कि तुम फूफो के पास रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मेरा भाई मुझे फूफो के पास छोड़कर बाहर निकल गया था। शहर में ही गांव के पहचान के लोग काम किया करते थे। मेरा भाई उन्हीं लोगों के पास काम करने के लिए चला गया और मैं फूफो के पास रहने लगी। फूफो भी अकेली थी, उनके यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था फूफो अपना गुजारा कैसे किया करती थी, लेकिन फूफो के पास रहते हुए मुझे इतना मालूम हो गया था कि फूफो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती हैं। मेरे आने के बाद फूफो के खर्चे और भी बढ़ गए थे। खाना भी मुश्किल से हमें मिलता था। एक बात मैंने नोट की थी कि मेरी फूफो अक्सर बहुत ज्यादा तैयार होकर घर से बाहर निकलती थी और उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब वो घर आती तो उनके पास पैसे होते। मैं पूछती थी कि फूफो क्या आप कहीं काम वगैरह करती हैं, तो वो कहती हाँ यही समझ लो कि छोटा मोटा काम करती हूँ और जो पैसे आते हैं इसी से हमारा गुजारा हो जाता है। मैं तो इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर फूफो के साथ किसी तरह हमारा वक्त गुजर रहा था। इसी बीच मैंने देखा फूफो मुझसे बहुत प्यार करने लग गई थी, मेरा बहुत ख्याल करने लगी थी। वो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें ला कर देती थी और कहती थी तुम खाओगी तभी तो बड़ी दिखोगी, तुम्हारी सेहत बनेगी तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। फिर मैं उनसे कहती, फूफो मुझे बड़ी दिखने में क्या जरूरत है। फूफो कहती, बस मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खाओ पियो और इतनी तंदुरुस्त हो जाओ कि बड़ी लड़कियों की तरह दिखो। और ऐसा ही हुआ। फूफो ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई पिलाई और मैं 16 साल की उम्र में ही 25 साल की लगने लग गई। मेरे जिस्म की बनावट बड़ी लड़कियों की तरह दिखने लगी थी। मुझे देखकर कोई भी नहीं कहता था कि मैं 16 साल की लड़की हूँ। मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरे जिस्म की बनावट ऐसे दिखती थी जैसे कि 20-25 साल की लड़की हूँ। मैं खूबसूरत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस्म भरने के बाद मैं और भी ज्यादा निखर गई थी और खूबसूरत दिखने लग गई थी। मुझे नहीं पता मेरी फूफो ऐसा क्यों चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह वक्त गुजर रहा था। फूफो फोन पर किसी से कुछ ऐसी बात करते हुए सुना कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी फूफो फोन पर किसी को कह रही थी कि पैसे लेकर कब आ रहे हो। मैं पूरे के पूरे पैसे लूंगी, ना कम लूंगी ना ज्यादा लूंगी, पूरे 10 लाख लूंगी। लड़की तैयार है, जल्दी से पैसे लेकर आज शाम को आ जाना। फूफो के ऐसी बात करते हुए मैंने सुना तो मैं समझ चुकी थी कि वो क्या कह रही हैं। फूफो मेरा सौदा कर रही थी। अब मैं समझी कि वो चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह नजर आऊं। वो मुझे बेचने की तैयारी कर रही थी, वो मेरा सौदा कर रही थी। फूफो की ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला किया कि अब जो मर्जी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा ही हुआ। फूफो अपने काम में मसरूफ थी कि मैं छुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आकर मैं बैठ गई थी। मुझे पता नहीं था कि ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है, बस ये मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से किसी भी तरह से भाग जाऊं। जब एक बार घर से मेरे कदम बाहर निकले तो फिर अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। ट्रेन चलने लगी, मुझे नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी।
जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ट्रेन रुकी हुई है और मैं ट्रेन से उतर गई। वहां लिखा था मुल्तान। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कुछ लोगों से पैसे मांगकर खाने के लिए कुछ खरीदा और इधर उधर भटकती रही। 2-3 दिन तक मैं इधर उधर भटकती रही थी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। एक दिन मैं स्टेशन पर सोई हुई थी कि तभी मेरे सामने एक नौजवान मर्द मेरे पास आया। वो मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे नाम क्या है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरा नाम सोनिया है, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने उस अंकल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने उनसे कहा कि मेरे माँ बाबा के मरने के बाद मैं अपनी फुफ्फो के साथ रहती थी, लेकिन फुफ्फो मेरा सौदा कर रही थी, मुझे बेचने जा रही थी, इसलिए मैं उनके पास से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। वो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना समझो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें रखूंगा। मैं खुश हो गई थी। मैं ये समझ नहीं पाई कि जिसको मैं अपना मसीहा समझकर अपना दुख दर्द बयान कर रही हूँ वो एक हैवान है और इंसानों के रूप में भेड़िया है। और जिस जंगल से मैं निकलना चाह रही थी, जिसके लिए मैं भाग कर आई थी, ये आदमी मुझे उसी दलदल में भेजने वाला है। खैर, मैं उसकी नीयत से बेखबर थी। उस अंकल ने मेरी सारी बातें सुनकर मुझ पर प्यार से अपना हाथ फेरा। जैसे ही उस अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरा, मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े और मैं उस अंकल के सीने से लग गई थी। वो अंकल मुझे तसल्ली देने लगा। वो अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गया था। उस अंकल ने मुझे अपने घर ले जाकर मुझे हाथ मुंह धोने को कहा, मुझे एक प्यारा सा सूट ला कर दिया और कहा, ना धोकर तुम इसे पहन लेना। मैंने ऐसे ही किया। मैं नहाई और वो खूबसूरत से कपड़े पहन लिए। उस कपड़े में मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अंकल मेरे लिए ढेर सारे खाने पीने की चीजें लेकर आता था। मैं पेट भर कर खाना खाकर आराम से सो जाती थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा, इधर उधर नजरें घुमाकर तो घर में पूरा सन्नाटा था। घड़ी पर मैंने टाइम देखा तो सुबह के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई थी क्योंकि वो अंकल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं डर गई। तभी मेरी नजर दरवाजे पे पड़ी। मैंने देखा वहाँ अंकल और उनके साथ एक औरत आ रही थी। अंकल और वो औरत दोनों घर के अंदर आ रहे थे। वो अंकल मुझे देखकर कहने लगे, सोनिया तुम उठ गई? मैंने कहा, हाँ अंकल मैं उठ गई हूँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे? वो कहने लगे, देखो ये हलीमा है, इसकी कोई औलाद नहीं है, ये तुम्हें गोद ले लेगी, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालेगी पोसेगी, तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती है। वो औरत दिखने में बहुत ही अजीब सी थी, मोटी सी थी, उसके मुंह में पान था, उसे डर लग रहा था। मैंने कहा कि आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? वो कहने लगा, नहीं सोनिया, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी तुम्हें अपने पास कभी भी नहीं रखेगी, तुम इनके साथ जाओ, ये बहुत तुम्हें खुश रखेगी, इनकी औलाद नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत ही प्यार से रखेगी, नए नए कपड़े और जूते, तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। वो कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम मेरे साथ एक बार चलो तो सही। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। आखिर में जाती किसके पास जाती? मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल से पानी के लिए कहा तो अंकल ने कहा, किचन इधर है, जाओ पानी पी लो। मैं पानी पीने के लिए गई। मैं पानी पीकर जैसे ही किचन से बाहर निकली, तभी मेरी कानों में जो आवाज आई, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अंकल और वो औरत दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो औरत उस अंकल से कह रही थी, अरे वाह मियाँ, तू तो इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफें कर रहा था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तूने मुझे इस बार खुश कर दिया है। मैं तुमसे इस बार बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पास हजारों लड़की हैं, लेकिन इसके जैसी खूबसूरत नहीं है। मैं तुम्हें भी 5 लाख रुपए देती हूँ। वो औरत अपने पर्स से एक कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर दस्तखत करने लग जाती है और उस आदमी को दे देती है। कहती है, ये पूरे 5 लाख रुपए का चेक है। मैं समझ गई थी कि ये आदमी मुझ पर मेहरबान नहीं था, ये तो अपने मतलब के लिए मुझे स्टेशन से उठाकर लाया था। मैं अपनी फूफो के पास से जिसके लिए भागी थी, आखिर में उसी दलदल में गिर चुकी थी। मैं उन दोनों की बातें सुनकर भागने ही लगी कि बाहर गाड़ी खड़ी थी और 2 मर्द थे। उन दोनों मर्दों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया और वो औरत भी गाड़ी में आकर बैठ गई थी और मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गई थी। ये जगह बहुत ही ज्यादा गंदी थी। लड़कियां बहुत ही अजीब अजीब से कपड़े पहनकर दरवाजों के बाहर खड़ी हुई थी और मर्दों को बाहर से अजीब अजीब से गंदे इशारे कर रही थी। मैं वो सब देखकर हैरान हो गई। वो औरत मुझे घसीटते हुए उतारने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रही थी। मुझे घसीटते हुए एक कमरे में ले गई और एक लड़की को आवाज देने लगी जिसका नाम नबीला था। वो औरत कहने लगी, नबीला, इस लड़की पर पूरी नजर रखना, इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इसके खाने पीने का हर चीज का ध्यान रखोगी। इतना कहकर वो चली गई थी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। वो लड़की जिसका नाम नबीला था, वो कहने लगी, रोना धोना बंद कर दो, रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बार जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस पर गुस्सा करने लगी। उसने कहा, गुस्से करने से कोई फायदा नहीं है, तुम गुस्सा करके खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। अगर तुमने यहाँ
यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अगर जिंदगी चाहती हो तो यहाँ पर जो जैसा कहे वैसा ही करना होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम सोनिया है। वो कहने लगी तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और ये खूबसूरती ही तुम्हारी जिंदगी का रोग बन जाएगा। वो मुझसे पूछने लगी तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है। वो कहने लगी पर तुम तो 16 साल की नहीं लगती, तुम तो काफी बड़ी लगती हो। तुम्हारा बदन देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इतनी छोटी हो। मैंने उससे कहा कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उम्र कितनी है, मैं छोटी दिखती हूँ या बड़ी दिखती हूँ। किस्मत मुझे जहाँ लेकर आई है समझ जाओ जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। जिसको मैं अपना मसीहा समझ रही थी उसने मुझे जिस्म फरोशी के बाजार में भेज दिया है। नबीला मेरे लिए खाना लाई और मुझे खाना खाने को कह रही थी। मैंने खाने को फेंक दिया और मुंह मोड़कर एक कोने में जाकर बैठ गई थी। तभी अचानक से हलीमा आई। वो कहने लगी ये जिस्म फरोशी का अड्डा है, यहाँ पर नए नए लोग आते हैं और लड़कियों के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर वो जो कुछ भी उनके साथ करते हैं ऐसा ही अब तुम्हारे साथ भी होगा। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नाटक ड्रामा करने की भी जरूरत नहीं है और ज्यादा चीखने चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ के माहौल को अपनी जिंदगी में उतार लो और यहाँ के माहौल में रंग जाओ। जैसे ही कोई अच्छा सा गाहक तुम्हारे लिए मिलेगा तैयार रहना, तब तक तुम एक दिन या 2 दिन आराम से आजाद रह सकती हो। खाओ पियो ऐश करो, कोई मसला मसाइल नहीं। और यहाँ से भाग जाने की अगर जरा सी भी जरूरत या हिम्मत की तो आसपास में जो बदमाश खड़े हैं ये तुम्हें मार देंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो गया है। हर दिन यहाँ पर गाहक आते थे और इन सबको मुझे दिखाया जाता था, लेकिन मेरी कीमत उस औरत ने इतनी लगाई थी कि अब तक जितने भी आए थे वो लोग इतनी कीमत नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मुझे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था। लगभग इसी तरह वक्त गुजर रहा था। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और वो दिन आ गया जिस दिन मुझे कोई हाथ लगाता। मुझे एक आदमी के पास ले गए। वो मुझे देखते ही बोल पड़ा मैं दूंगा इसकी कीमत पूरे 10 लाख रुपए। जाओ इस लड़की को ले जाओ और दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास ले आओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया लुटने वाली है। अब मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वो 40 साल का नौजवान हट्टा कट्टा मर्द था। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजाकर कमरे में बिठा दिया गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी सामने वो आदमी आया, दिखाई दिया। वो कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर से बिस्तर पर से उठकर खड़ी हो गई तो वो कहने लगा अरे तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई हो? बैठी रहो, तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने कहा साहब मेरी करीब मत आना। वो कहने लगा अच्छा तो मैंने तुम्हारी इतनी कीमत अदा की है उसका क्या? तुम्हें पता है मैंने वो रकम क्यों दी है? तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए। मैंने कहा साहब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये सब नहीं होगा। वो कहने लगा सब कुछ हो जाएगा, तुम कोशिश तो करना, तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो। अगर तुम्हें ये सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर आई ही क्यों हो? मैंने कहा साहब जी मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। मेरी उम्र महज 16 साल है साहब। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इन सबको बर्दाश्त कर सकूं। मुझ पर रहम का उस आदमी के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो तो ये जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र लड़की हूँ। तो कहने लगा फिर तो तुम्हारे साथ और भी मजा आएगा। दिखने में तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लगता ही नहीं कि तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे 16 साल की लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो, बस पहली पहली बार तुम्हें तकलीफ होगी लेकिन फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैंने उनके सामने हाथ पैर जोड़े, उसके पैर पकड़े, लेकिन उसने मुझे अपने पैरों से उठाकर बेड पर लिटा दिया था। मैं चीख रही थी, मैं चला रही थी, लेकिन मेरे चीखों पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने भी मुझ पर जरा रहम नहीं खाया। उसने पूरी रात मुझे दबोचे रखा। मेरा बिस्तर खून से लथपथ हो चुका था। सुबह मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रही थी। वो इंसान नहीं था, हैवान था। उसने अपना काम किया और चलता बना। मैं इतनी कमजोर और इतनी लाचार हो गई थी कि मुझे चलने के लिए भी बैसाखियों की जरूरत पड़ गई थी। हलीमा कहने लगी इसको नहला धुलाकर इसको 4-5 दिन तक आराम करने के लिए छोड़ दो। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन 4-5 दिनों के बाद मैं जैसी ही ठीक हुई फिर से मुझे इस धंधे पर बिठा दिया गया। फिर से मेरे पास गाहक आने लगे। हर कोई मेरे साथ अपनी रात गुजारना चाहता था। अब तो मेरी आदत हो चुकी थी इन सबको सहने की, इन सबको बर्दाश्त करने की। आहिस्ता आहिस्ता वक्त इसी तरह गुजरता गया और 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ किया था। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद होती थी कि शायद कोई मुझे यहाँ से आकर ले जाएगा। इन 7 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाता। खैर अब मैं 24 साल की हो चुकी थी। नबीला जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन एक बात, इन सालों में मैंने यहाँ अपने एक अलग ही जगह बना ली थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन नबीला मेरे पास घुंघरू लेकर आई। वो कहने लगी चलो सोनिया नाच
नाचते हैं, ये लो घुंघरू पहनो। मैं उसको कहने लगी मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन वो बहुत जिद करने लगी। वो कहने लगी तुम मेरे साथ चलो तो सही, वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो नाचती हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं और पैसे लुटाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उसकी बात मानकर इस महफिल में उसके साथ चली गई थी। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया। सारी लड़कियां वहां नाच रही थी। नबीला भी मेरा हाथ पकड़कर अब लड़कियों के बीच ले गई। वहां जाती न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। सभी लड़कियां जो नाच रही थी, घुंघरू की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। उस आवाज से ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरे पैर अपने आप उठने लगे, इन घुंघरू के साथ ताल में ताल मिलने लगे और मैं नाचने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे साथ जो भी हुआ था वो सब मेरी आंखों के सामने आ गया था। इन घुंघरू की आवाज में मैं गुम हो गई और अपनी धुन में नाचने लग गई थी। मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पहली रात थी जिसमें उस आदमी ने मुझे बेहाल कर दिया था और मैं चीख चला रही थी, मगर मेरी आंखों के सामने वो रात घूम रही थी। मैं नाचने में धुन थी, मगन थी कि मेरे पैरों में बंधे घुंघरू सारे टूटकर जमीन पर बिखर चुके थे। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं जमीन पर धड़म से गिर पड़ी और वहां पूरा सन्नाटा छा गया था। तभी एक लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम कर मुझे उठाया और कहा तुम ठीक तो हो? मैंने कहा जी साहब जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नबीला मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे ले जाने लगी। वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था उसने मुझे देख लिया है, वो भी मेरी कीमत लगाएगा और मेरे साथ रात गुजारेगा। वैसे यहाँ पर हर कोई रात ही तो गुजारने आता है ना किसी के साथ, वरना यहाँ पर कौन क्यों आएगा। और ऐसे ही हुआ। वो लड़का मुझे खरीद चुका था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे एक नजर देख ले वो मेरे साथ रात गुजारता ही था। मेरे साथ एक रात गुजारने के पूरे 2 लाख रुपए दे दिए। मैंने नबीला से कहा दिया कि इस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। वो लड़का कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने दुपट्टे को उतार कर बिस्तर पर रख दिया। मैंने कहा चलो टाइम ज़ाया मत करो, जल्दी से अपना काम निपटाओ और चलते बनो। वो कहने लगा ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा कैसी बातें कर रही हूँ? तुमने मेरी कीमत दी है तो क्या मेरी बकवास सुनने के लिए कीमत दी है? तुम जो करने आए हो वो करो और चलते बनो। वो कहने लगा बहुत गुस्से में लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहती हो या फिर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? अब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगा जानने की जरूरत कैसे नहीं है, वही तो जानने के लिए आया हूँ। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या जानने के लिए आए हो? ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। वो कहने लगा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास आया क्यों हूँ? मैंने कहा वही करने के लिए जिसकी तुमने कीमत दी है। मेरे जिस्म को खरीद कर अब तुम पैसे जाया तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। वो हंसने लगा और कहने लगा मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बताने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखता है, नजर आता है। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने चाहा कि मैं तुम्हें करीब से जानूं। मैं जोर जोर से हंसने लग गई थी। मैंने कहा अच्छा तो लोग यहाँ पर दिल की बात भी सुनते हैं? वो कहने लगा अच्छा बताओ तुम यहाँ पर जोर जबरदस्ती आई हो या फिर अपनी मर्जी से ये काम काज कर रही हो? मैंने कहा यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही, हर किसी की अपनी मजबूरी है। कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, कोई मजबूरी में काम कर रहा है, कोई जबरदस्ती काम कर रहा है और कोई खुशी से कर रहा है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। वो कहने लगा मैंने सबके बारे में नहीं पूछा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना मैंने कहा अच्छा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मेरी किस्मत मुझे यहाँ घसीट कर लाई। मैंने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई। वो मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। सुबह होते ही वो चला गया। मैं भी हैरान थी, परेशान थी कि जब उसे कुछ करना ही नहीं था तो मेरे पास आया ही क्यों। खैर दिन इसी तरह गुजरे थे। मैं भी उसकी ऐसी हरकतों से बेचैन हो गई थी। बेकरार करके कहाँ गायब हो गया था और उसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मेरी कीमत देकर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मुझे कुछ ना करे। वो अपना पैसा वसूल करके चाहता था, लेकिन मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। कुछ दिन बाद फिर मुझे पता चला लड़के ने आज फिर मुझे खरीदा है। मैंने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभी मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे धीरे से करीब आने लगा। मैंने कहा अच्छा तो उस दिन कुछ करने का मन नहीं था, आज पूरा मन बना कर आए हो? वो कहने लगा हाँ हाँ आज मन कर रहा है। धीरे धीरे वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसकी गरम गरम सांसें मेरे कानों के पास आ रही थी। वो कहने लगा क्या मैं तुम्हारी गोद में सरक कर सो सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, आखिर तुमने मेरी कीमत अदा की है। उसने अपनी उंगली मेरे होंठ पर रख दी और कहने लगा अब बस भी करो, तुम्हें बस कीमत दिखाई देती है, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ? मैं बिल्कुल खामोश हो गई, चुप कर गई थी और आगे जो उसने बात कही उसे सुनकर मेरे होश हवास उड़ चुके थे। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो कहने लगा सोनिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। उसने इससे मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने भी हाँ कह दिया। कहीं ना कहीं वो भी मेरे दिल में अपना घर बना चुका था, क्योंकि आज तक नहीं हुआ था कि कोई मेरे साथ एक कमरे में हो। और खैर वो
कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे यहाँ से निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैंने अगर हाँ यहाँ से बाहर कदम रखा तो एक बड़े बड़े बदमाश गार्ड हैं, लेकिन वो कहने लगा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। मैंने कहा ठीक है। इतना कहकर वो मेरे पास से चला गया था। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। तभी एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि चारों तरफ शोर आने लगा कि मैंने बाहर निकल कर देखा तो चारों तरफ पुलिस की भीड़ जमा हुई थी। मैं घबरा गई, पर उनको पुलिस वालों के साथ मैं उस लड़के को भी देखकर हैरान हुई जिसका नाम अहमद था। उसने मुझे इशारे से बता दिया कि उन पुलिस अफसरों को वो लेकर आए हैं। मैंने कहा, अहमद तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओगे, लेकिन तुमने तो यहाँ का सारा मामला ही खराब कर दिया है। पुलिस वाले सबको गिरफ्तार कर लेंगे। अहमद कहने लगा, सोनिया तुम परेशान मत हो। मैंने उन पुलिस वालों को बता दिया है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो जोर जबरदस्ती लाई गई हैं। पुलिस वाले तुमसे पूछे तो बता देना। मैंने कहा ठीक है। अहमद मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने लेकर चला गया था। पुलिस वाले कहने लगे, इससे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? और अहमद को कहा, तुम इससे इस जगह से निकाल कर कहीं दूसरी जगह बेच तो नहीं दोगे? तुम इससे शादी करोगे ना? अहमद कहने लगा, प्यार करता हूँ और इससे शादी भी करना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को बता दी थी। मैंने कहा कि मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अहमद के साथ पूरी तरह से आजाद हूँ। मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अहमद का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हम दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। एक दिन अहमद ने कहा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त है जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। वो भी अकेला है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बस एक बहन थी, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं है। वो बेचारा भी किस्मत का मारा है। अपनी बहन को उसने कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो भी नहीं मिली। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को घर पर बुला लो और देखना, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि उसकी बहन जल्द से जल्द उसे मिल जाए। अहमद जब अपने दोस्त के साथ घर पर आया तो मैं उस इंसान को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि ये कोई और नहीं, मेरा अपना सगा भाई था। मेरा अपना भाई जो शहर गया हुआ था। मेरे भाई ने भी मुझे देखकर अपने सीने से लगा लिया। हम दोनों बहन भाई फूट फूट कर रोने लग गए थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने कैसे कितनी लड़ाइयां की, मैंने फूफो से कितनी लड़ाइयां की, झगड़े किए। तुम कहाँ थी, किस साल में थी? मैंने अपने भाई को सच सच बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वो कहने लगा कि तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने कहा, भाई जो हो गया उससे भूल जाओ। अब अहमद मेरी जिंदगी है। मैं अहमद के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया है। मेरी बहुत ही प्यारी बेटी हुई जिसका नाम मैंने कोमल रखा। मैं और अहमद कोमल के साथ बहुत खुश है और एक भरपूर फैमिली और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं।